तीनो बृहस्पतिर्दधातु। कल की पुराण में लिखा है भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। जिस संभल में भगवान कल्कि का अवतार होना अभी बाकी है, क्या वहां से पूरे हिंदुस्तान के लिए कोई खतरनाक संकेत मिल रहा है? क्या संभल में धर्मांतरण को हथियार बनाकर गजवाए हिंद का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या संभल में लब जिहाद को औजार बनाकर गजवाए हिंद का अभियान चलाया जा रहा है? क्या गजवाए हिंद के मंसूबों के साथ संभल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रची जा रही है? क्या गजवाए हिंद के लिए संभल का कनेक्शन अल-कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है? क्या दुनिया के 10 सबसे कट्टर और खूंखार आतंकवादियों की नजर संभल पर है क्योंकि उनका मकसद गजवाए हिंद है? क्या वहां चल रहा है संदेश पूरे देश के लिए है? और सवाल बहुत बड़ा, जहां आएंगे कल्कि, क्या वहां चल रहा है गजवाए हिंद? पिछले साल फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल गए थे। वहां पीएम कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए थे और वहीं उन्होंने कल्कि पुराण का जिक्र करते हुए कहा था कि भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। आज हम आपको ये बातें इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि कल संभल हिंसा पर आई न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट, उसके कुछ हिस्से सामने आए हैं और उस रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो पूरे देश के लिए बहुत अहम है। उस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि संभल की डेमोग्राफी को बदलने के लिए गजवाए हिंद का अभियान चलाया गया और ये कोई साधारण अभियान नहीं था। हिंदुओं के खिलाफ इस साजिश को अंजाम देने के लिए दुनिया के बड़े आतंकी संगठनों से जुड़कर एक नेटवर्क काम कर रहा था। ऐसे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या संभल को किसी बड़े षड्यंत्र के तहत प्रयोगशाला बनाया जा रहा है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि संभल कल्कि अवतार से जुड़ी भूमि है? संभल की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है कि प्रशासन में खलबली मच गई है? सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल लव जिहाद की प्रयोगशाला बन गया है। साथ ही संभल में दलितों का सामूहिक पलायन कराने की साजिश रची गई थी। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे गजवाए हिंद की। कहा जा रहा है कि इस काम के लिए स्थानीय तुर्क मुसलमानों ने आतंकियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया था जो दुनिया के टॉप 10 आतंकी संगठनों के लिए सक्रिय तौर पर काम कर रहे थे।
न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी कम करने के लिए लव जिहाद को हथियार बनाया जा रहा था और मकसद ये था कि इसके जरिए पूरी डेमोग्राफी बदल दी जाए। संभल के किशन लाल रेवड़ी, चमन लाल जैसे परिवारों की बेटियों को लव जिहाद में फंसाने के आरोप हैं। इसके लिए बाकायदा फंडिंग की जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू आबादी को कम करके संभल को आतंकिस्तान बनाने का गंदा खेल खेला जा रहा है। गजवाए हिंद के तहत हिंदुओं की आबादी 45 से घटकर 15% रह गई है। अगर इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या इसके पीछे कल्कि धाम का एंगल है? क्या जानबूझकर संभल को चुना गया क्योंकि ये जगह कल्कि अवतार को लेकर धार्मिक महत्व वाली भूमि है? कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संभल में मौजूद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कहा, आप सुन लीजिए। हिंदू हमारे वहाँ 68 तीर्थ, मध्य में शिवलिंग, कूप, कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये भगवान कल्कि का अवतार जहाँ होगा उसके चिन्ह बताए गए। हमारे ऋषि मुनियों ने बताए, संत महात्माओं ने और शास्त्र ने, कि गंगा और रामगंगा के मध्य में 24 कोस का रेडियस यानी 48 किलोमीटर के रेडियस में भगवान कल्कि का अवतार होगा। ठीक है, उनमें 68 तीर्थ वहाँ अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में। उन तीर्थों को तोड़ा गया, उनको मिटाया गया, 19 कूपों को मिटाया गया। आखिर गजवाए हिंद की बात क्यों कही जा रही है? न केवल धर्मांतरण और लव जिहाद बल्कि आतंकवाद की भी। सूत्रों के मुताबिक अलकायदा के आतंकियों का संभल कनेक्शन निकला है। संभल का मौलाना असीम उल अलकायदा का कमांडर था। इसके अलावा यहाँ के मदरसे का मौलाना शाहरुख हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा रहा और मोहम्मद आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था। संभल का असीम उमर अफगानिस्तान में मारा गया था। वहीं जफर मसूद अलकायदा में युवकों को भ्रमित करके भर्ती करने का काम करता था। संभल से इस्लामिक स्टेट के आतंकी भी पकड़े गए। बहुत सारे आतंकी संगठन और कई आतंकी भी यहाँ से हुए हैं। एक तरह से एक गढ़ रहा है आतंकियों का भी, ये भी इसमें बात हुई है। बिल्कुल, ALQIS का ये गढ़ रहा है और बहुत से जो आतंकवादी हैं वो यहाँ से रहे और कुछ मारे भी गए, कुछ देश और विदेश की जेल में भी हैं, कुछ फरार भी हैं। तो ये स्थिति यहाँ पहले रही है। 1947 से लेकर अब तक कुल 15 दंगे हुए हैं, जो पूरा डिटेल हमारे पास उसका सूची भी है। और निरंतर दंगे होने के कारण जो जनांकी में परिवर्तन है वो भी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक संभल में मुस्लिमों के 2 गुट हैं। एक गुट तुर्क मुसलमानों का है जबकि दूसरा कन्वर्टेड हिंदुओं का, जो पठान बन गए। इन दोनों में अक्सर विवाद होता रहा। इस झगड़े का असर कुछ ऐसा हुआ कि हिंदू समाज के लोग संभल छोड़कर भागने पर विवश हुए। पिछले साल नवंबर में भी जो हिंसा हुई उसमें तुर्क और पठान आमने सामने आ गए थे। हमने संभल के इतिहास और समाज को समझने वाले रवि भट्ट से पूछा, तुर्क मुसलमानों और पठान मुस्लिमों में क्या झगड़ा है? तुर्क जो लोग होते हैं, तुर्क जो होते हैं वो बेसिकली जो एक टर्किश लैंग्वेज है, उस टर्किश लैंग्वेज को बोलने वाले का एक एथनिक ग्रुप है और वो टर्की के अलावा भी तमाम देशों के अंदर वो हैं। ये एथनिक ग्रुप्स होते थे बेसिकली। और इंडिया के अंदर जो टर्किश लोग हैं उनका जो आना हुआ एक काफ़ी एक बड़े स्केल पे आना शुरू हुआ है। वो हुआ है यहाँ पर जो स्लेव डायनेस्टी थी, यानी कि 11th सेंचुरी के और 12th सेंचुरी के आसपास से ही इसमें आना इसका शुरू हो गया था वहाँ पर। और उसके बाद आने के बाद में इन लोगों ने भी ख़ास तौर से यहाँ पर जब आए तो इन्होंने ये जो आपका संभल एरिया है, संभल है, अमरोहा है, नगीना है, रामपुर है, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में वो बहुतियात से रहने लगे और करीब करीब इनको वहाँ पर 1.5 मिलियन पॉपुलेशन इनकी वहाँ पर है, यानी करीब रफली 15 लाख के करीब हैं। और वहाँ के गांव में भी ये लोग बस के आके। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला, खासतौर से संभल के विषय में बताना मैं चाहूँगा कि वहाँ पर मुस्लिम्स में भी जो पठान और टर्किश हैं, इन दोनों का रेशियो जो है वो करीब करीब बराबर है, करीब करीब बराबर है दोनों का। जब कहीं पर भी बराबर का रेशियो होता है तभी दंगे अधिकतर होते हैं,
क्योंकि अगर एक बहुत ही माइनॉरिटी में कम्युनिटी है, एक 10%, दूसरा 90% है, तो कम्युनल क्लैश नहीं होगा। तो चूंकि अच्छा इन दोनों के कल्चर में भी फ़र्क है। जैसे पठान कौन है? पठान लोग जो हैं ये बेसिकली अपनी इनकी एंसेस्ट्री जो है, इनके पूर्वज जो हैं वो जो आपको पश्तो ज़बान बोलने वाले लोग हैं उनसे इनकी ट्रेस होती है। यानी कि बेसिकली आप मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो अफ़गानिस्तान, ठीक है, तो अफ़गानिस्तान से वो ये यहाँ पर आए और यहाँ पर आके सेटल हो गए। तो टर्किश लोग चूँकि संबल में इतने ज़्यादा हैं कि उसको लिटिल तुर्किया भी कहा जाता है। अब ये बाकी ये स्थिति और कहीं नहीं है, इसलिए आपको पठान और टर्किश के बीच में सबसे अधिक अगर कहीं कम्युनल क्लैश मिलेगा तो वो आपको मिलेगा जाके यहाँ पर आपको संबल में। और यही रीज़न है कि संबल की जो तमाम जो सीट्स हैं वहाँ पर संबल उसके आसपास की, उनको ये टर्किश लोग भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं। रिपोर्ट तैयार करने से पहले जांच आयोग ने संभल में अलग अलग लोगों से बात की और तथ्यों को इकट्ठा किया। हमने आयोग के सामने बयान दर्ज कराने वाले संजय संकदर से पूछा, गजवाए हिंद जैसी किसी साजिश को आपने संभल में महसूस किया है क्या? एक हिडन एजेंडा है और उस हिडन एजेंडे को प्रतिमूर्त देने के लिए तत्कालीन सरकारों को हाथ रहा। कभी सपा की सरकार थी, कभी बसपा की सरकार थी। वो सरकारें इसको संभल का ही विषय लीजिए। 2011 में संभल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 1978 से तो संभल में एडीएम एएसपी की तैनाती है। 2011 में संभल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर घोषित कर दिया गया। उस वक्त ही जो लोग गजवाए हिंद के प्रवर्तक हैं वो सरकारों को ये समझाते हैं कि देयर इज नो नीड ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट संभल टाउन, इसको दूर रखिए। तो जो सरकारें तत्कालीन समय में आई वो सब इसको दूर करके हिट आउट करती रहीं। उसमें बसपा की भी थी, सपा की भी थी और भाजपा की भी रही। और उस हालत में संभल का मुख्यालय अभी जब 24/11/24 की घटना हुई है तो उसके बाद शासन के द्वारा मुख्यमंत्री जी द्वारा एक टीम भेजी गई जिसके द्वारा 17 फरवरी 2025 को राजेश कुमार सीनियर IAS और उनकी एक टीम आई जिसमें संभल में सुरक्षित करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिला मुख्यालय संभल नगर में बनाने की अनुशंसा की। परंतु वो कौन सी एक हिडन फोर्स है जो उसको डाइल्यूट करती है और उसको खींचकर फिर भैजोई को ले गई। जबकि इतना बड़ा एक दंगा यहाँ पर हुआ और आगे के लिए भी एक थ्रेट ऑन है। आज सरकार UVG की नहीं होगी, अगले दिन यहाँ दंगा होगा। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ लचित रही और ज़्यादा बेटर हो सकता था। कुछ लोग ड्रॉप आउट हुए, कुछ लोग जोड़े गए, कुछ घटे। तो संभल तो एक अलार्मिंग वॉल्केनो पर है। रिपोर्ट कहती है कि संभल में दलितों का सामूहिक पलायन कराने की साजिश। सूत्रों के मुताबिक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बताया गया है कि 1978 के दंगों के बाद राजनीतिक दलों के प्रायोजित मुस्लिम दंगाइयों ने दलितों को निशाना बनाया था। धोबी समाज के 200 से ज्यादा परिवार पलायन को मजबूर हुए थे। इनमें प्यारेलाल, बब्बू, मुकेश, संजय समेत कई परिवारों ने घर बार छोड़कर पलायन किया था। आयोग ने जो दी है रिपोर्ट बिल्कुल सत्य दी है, बिल्कुल सही रिपोर्ट है ये। बिल्कुल ना तो हिंदू जो है यहाँ से चला जाता है, यहाँ से कोई सुनवाई ना होती, किसी की सुनवाई ना हो रही है यहाँ पे, तो क्या करें यहाँ पे। तो आयोग ने जो लिखा है बिल्कुल सत्य लिखा है। बिल्कुल आयोग का धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो है सुनवाई तो करी, कुछ किया तो सही, कुछ ना तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। दंगे में क्या कुछ हुआ था आपके परिवार के साथ? अरे हमारे फादर के लिए तो ये समझ लिए वहाँ पे जो है उनका फोटो ये हैगा, देखिए उनका किस तरकीब से मारा है उन्हें, देखिए उनका फोटो। अच्छा। किस उससे मारा इनका फोटो देखिए आप, किस उससे मारा, ये जलाया है, वो मारे हैं, अद्दे चौके मारे हैं, जली लकड़ी हैं पड़ी हैं और सारी गोलियां मारी हैं। ये देखिए कितने बुरी तरीके से बंडी उंडी पहनना है। वो तो इनकी लाहत समझ में भी ना आती। इनकी बंडी में कागज निकले थे, कागज आए थे मुर्दाबाद से, और हमें लाहत भी नहीं दी इन लोगों ने। न लाहत भी नहीं मिली वहाँ से, वहीं क्रियाक्रम करा दिए उन्होंने। जब बाबरी विध्वंस जब हुआ था संभल में, तो संभल में स्थिति ऐसी हो गई थी, संभल में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और हिंदू अपनी जान बचाने के लिए चारों तरफ भाग रहा था। जिनके जो घर थे उन घरों में आग लगाई गई। जो हमारा जो घर है वो बाजारगंज में है संभल में, तो दीपा सराय के पास में अंजुमन चौराहा है। अंजुमन चौराहे से एक बहुत पुरानी मस्जिद है वहाँ, उस मस्जिद से रास्ता बाजारगंज में को निकल रहा है। मस्जिद से जब सीधा नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं तो सीधा बाजारगंज में निकल जाते हैं, वहाँ शॉर्टकट से पैदल का रास्ता है वो। तो उस समय पे जो दंगाई थे हमारे घरों में वहाँ आग लगा दी। हमारे जो घर थे हम खुला हुआ वहाँ से छोड़कर चले गए थे और ऐसी स्थिति हो गई थी क्योंकि
बहन बेटियों की भी बचाना होता है, क्योंकि लोग दंगाई क्या करते हैं, सबसे पहले बहन बेटियों को टारगेट करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने सामने अपने परिवार का जो व्यक्ति है बहन बेटियों को छेड़ना, दुष्कर्म करना, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वहाँ हमारे परिवार जो है पलायन की स्थिति ऐसी बन गई कि हमें वहाँ से मकान छोड़ना पड़ा और वहाँ से भागना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संभल में दंगाइयों को खुला संरक्षण दिया गया, पीड़ितों की तरफ से केस भी दर्ज नहीं हुए, यानी नेताओं और साजिश रचने वालों का गंदा गठजोड़ चलाया गया। संभल में पिछले वर्ष हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर अब राजनीतिक पलटवार भी शुरू हो रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने कहा कि इसमें साजिश वाली कोई बात नहीं है। अगर हिंदुओं का पलायन हुआ है तो इसके पीछे रोजगार भी एक वजह हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहते हुए अपना बयान दिया कि चाहे कितनी भी साजिशें की जाएं, ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी। लखनऊ की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का ये बवाल संभल की रिपोर्ट को लेकर है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद आपके साथ है और आप कहीं भी आओ, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ रुकेंगे, रुक करके उनको आत्मविश्वास दिलाएंगे। लोग जाएंगे, जाने की संख्या लगभग 150-200 के आसपास होगी। हाँ, वहाँ जाके क्या करना? वहाँ जाएंगे, जगह जगह जो पीड़ित लोग हैं वहाँ सर्वे करेंगे हम अपने हिसाब से, कौन कौन ज्यादा पीड़ित है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक कार्यक्रम में थे। न्यायिक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। सुनाते हैं आपको योगी ने रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ कहा। विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संभल से दलितों के पलायन को लेकर जो साजिश की बातें सामने आई हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। ज्यादातर तो काम की वजह से गए और हो सकता है बहुत से लोग डर के चले गए हों। ये जिम्मेदारी हमारी सरकारों की है कि भय मुक्त माहौल होना चाहिए देश का। उत्तर प्रदेश का भी माहौल भय मुक्त होना चाहिए। जिन लोगों को दूसरी जगह अच्छे रोजगार मिल रहे हैं, लोग तो देश छोड़ के जा रहे हैं। 18 से 20 लाख लोग जा चुके हैं देश छोड़ के, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छा रोजगार मिल रहा है। संभल हिंसा को लेकर न्यायिक जांच रिपोर्ट की कई बातें सामने आ चुकी हैं। इस रिपोर्ट को लेकर जब हमने याचिकाकर्ता महंत ऋषिराज गिरी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। न्यायिक आयोग जब उसको कह रहा है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं हरिहर मंदिर का भी साक्ष्य मिले हैं और हरिहर मंदिर वहां पर है और उस हरिहर मंदिर के सच को छुपाया नहीं जा सकता, बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सकता, उसको बाहर लाना ही होगा। और जब हमारी 45% आबादी थी, आज हमारी मात्र 15% आबादी है। उसका कारण जिहादी तत्व। आज शुक्रवार का दिन है तो संभल की मस्जिद में भारी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। नमाज के बाद हमने लोगों से रिपोर्ट को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि रिपोर्ट पर उनका क्या कुछ सोचना है। कारोबार ही नहीं है, आदमी तो खुद ही जा रहा है संभल से, कारोबार ही नहीं है, कहाँ है काम। आदमी कोई किसी भी बिरादरी का हो, ये नहीं है कोई 15% के 20% काम कहाँ है। सब बच्चे इधर से उधर जाना, काम नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है,
तो संभल में क्या होगा? जो रिपोर्ट आई है उस पे कहा गया है कि मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई है, उसको कैसे देखते हैं आप? इसमें क्या परेशानी है? मुसलमानों की आबादी बढ़ गई तो ये तो अल्लाह ने है ना, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है जितनी हो सके अपनी उम्मत को हम बढ़ाओ, तो इसमें क्या की परेशानी है? अल्लाह खिलाने वाला है। जब बात करते हैं इन सारी रिपोर्ट्स की तो फिर ये भी आता है, कई बार आरोप लगते हैं कि टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं संभल में, उसको कैसे? नहीं, इसमें कोई है ना इन्वॉल्व नहीं है मुसलमान इसमें। ये जितनी भी है वाहियात बातें हैं, ये गलत लोग होते हैं जो इन बातों को फैलाते हैं। संभल में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम आबादी का भी सेम पलायन हुआ, हिंदू का भी। ये लोग वो बातें करते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, और इसी मुद्दे को भटकाने के लिए पलायन की भी एक वजह ये भी है मैम, जब यहाँ ज़िला घोषित हुआ उसके बाद जो यहाँ का हेडक्वार्टर है वो बेजुई कर दिया गया इसको, तो जब यहाँ पे ज़िले का मुख्यालय भी वहाँ चला गया तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो लोग पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट की कुछ ही बातें सामने आई हैं, कई बातें अभी सामने आना बाकी है। देखना होगा रिपोर्ट से और क्या कुछ निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। संभल में डेमोग्राफी चेंज बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। डेमोग्राफी बिहार में भी बड़ा मुद्दा है और पश्चिम बंगाल में भी। डेमोग्राफी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी बड़ा मुद्दा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। डेमोग्राफी राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। सियासत के मैदान में पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए डेमोग्राफी अब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी जहां डेमोग्राफी बोलती है, विपक्ष को वहां सीएए, एनआरसी और एसआईआर दिखाई देने लगता है। राजनीति के लिए संवेदनशील ऐसे मुद्दे पर चुनाव आयोग भी आरोपों के घेरे में आ चुका है। राहुल गांधी ने तो आरोप लगा दिया है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से वोट चोरी करती है और चुनाव चोरी करती है, और एसआईआर वोट चोरी का नया तरीका है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसने बिहार में 3 लाख संदिग्ध वोटर पकड़े हैं। वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए 11 लाख से ज्यादा अर्जी मिली है। अब ये दावे भी डेमोग्राफी की पॉलिटिकल पिच में बहुत स्विंग ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि कौन बल्लेबाज डेमोग्राफी की पिच पर कैसे खेल रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता बिहार में एसआईआर को वोट चोरी का टूल किट बता रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बड़ा खुलासा किया है। इसके मुताबिक बिहार की वोटर लिस्ट में 3 लाख संदिग्ध मिले हैं जिन पर विदेशी होने का शक है। इनकी पहचान उन 7 करोड़ 18 लाख वोटर्स में से हुई है जिन्होंने वोटर बनने के लिए चुनाव आयोग के पास कागज जमा किए हैं। इनमें से किसी का भी 2003 की वोटर लिस्ट से रिश्ता नहीं है। बीएलओ से मिले इनपुट के आधार पर संदिग्ध माना जा रहा है। इनको संदिग्ध मानने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके पास माता पिता की पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं है। चुनाव के अधिकारी ईआरओ ने नोटिस भेजा है। अब 7 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे, वरना इनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्धों की बड़ी संख्या उन जिलों से है जो बांग्लादेश या नेपाल की सीमा से सटे हैं। प्रमुख नाम है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एसआईआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दल लगातार ये दावा कर रहे थे कि माँ बाप के कागजों का आधार बनाकर वोट चोरी होगी, लेकिन चुनाव आयोग इसके खिलाफ अपने पास जमा हुए 99.1% कागजों की रसीद दिखाकर उनका मुंह बंद कराना चाहता है। अब एसआईआर के विरोधियों के सामने चुनौती ये है कि वो संदिग्ध बताए गए लोगों की वोटर लिस्ट वापसी कैसे कराएंगे, और नहीं करवा सके तो सरकार की आलोचना कैसे करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया पर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बिहार में अब तक 11,03,000 नए वोटर्स ने वोटर बनने के लिए आवेदन किया है। राजनीतिक दलों ने अब तक 117 सुधार के दावे और आपत्तियां की हैं। सभी राज्य स्तर की पार्टियां हैं।
किसी राष्ट्रीय दल ने कोई दावा नहीं किया है। वोटर्स की तरफ से 2.1 लाख सुधार के दावे किए गए हैं। नए वोटर की बड़ी संख्या पर राजनीतिक दल शंका की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन जब पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखिए तो पता चलता है कि ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। बिहार में बच्चे की दर 1 महिला पर 3 है, जबकि देश में 1 महिला पर 2 है। अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से देखें तो बिहार में पिछले SSR के बाद 18+ वोटर की संख्या लगभग 16 लाख होनी चाहिए, जो कि अभी 11 लाख है, जिसमें कि हर उम्र वर्ग के लोग शामिल हैं। नए वोटर की संख्या बढ़ने के पीछे 3 और तर्क दिए जा रहे हैं। SIR के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं। वोटर कार्ड के प्रति बढ़ी जागरूकता भी इसका एक कारण है। कोरोना के बाद बिहार लौटे लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं। वैसे झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल वाले वोटर्स की संख्या 11.8 लाख थी। महाराष्ट्र 2024 के विधानसभा चुनाव में इसी उम्र वर्ग के वोटर की संख्या 20.9 लाख थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 20 से 29 साल के नए वोटर की संख्या 20,07,000 थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सर की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे आदेश दिए हैं जो चुनाव आयोग की एक्शन लिस्ट में नहीं थे। ऐसे में संदिग्ध वोटर का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो SIR को लेकर एक बड़ा मुद्दा सियासत का इस वक्त बिहार में बना हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव अब बिल्कुल सर पर है। ऐसे में दोनों पक्ष, चाहे सत्ता पक्ष हो यानी NDA हो या विपक्ष हो महागठबंधन का, वो इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, वोटरों को अपने साथ लुभाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के बाद SIR पश्चिम बंगाल अब पहुंच रहा है, लेकिन प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि SIR तो बीजेपी की टीम है, जो बंगाल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने के लिए आ रही है। तेवर देखकर लगता है कि पश्चिम बंगाल में SIR का विरोध बिहार से ज्यादा आक्रामक और मुखर हो सकता है। बीजेपी बारी बारी सर्वे করছে কার কার নাম বাদ দেয়া যায়, সবাই যার নিজের নিজের এলাকায় লক্ষ্য রাখবেন। কেউ সার্ভের মধ্যে আসলে কখনো নিজের ডিটেইলস বলবেন না। আপনার ডিটেইলস নিয়ে গিয়ে আপনার নাম কেটে বাদ দিয়ে দেবে, এটা মাথায় রাখবেন। নিজে ভোটার কেন্দ্রে গিয়ে দেখবেন নিজের নামটা আছে কিনা। আধার কার্ডটা করে রাখুন, আধার কার্ডটা কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। ললিপপ সরকার বিডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, এসডিওদের ভয় দেখাচ্ছে, ডিএমদের ভয় দেখাচ্ছে, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে, বলছে চাকরি খেয়ে নেবো নয় জেলে পুড়ে দেবো। আমি বলি ইলেকশন কমিশন আসে আর যায়, তারপরে কিন্তু রাজ্য সরকার থাকে। ইলেকশন কমিশনের আয়ু ইলেকশন চলাকালীন 3 মাস। গায়ে চড়ে হবে না। ভান্ডারা কিন্তু আমাদের কাছেও আছে, যেমন লক্ষ্মীর ভান্ডার আছে তেমনি আপনাদের দুর্নীতির ভান্ডারাও আছে। খুলে দেব, হাত কমাবো। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सच्चे वोटर की पहचान है या फिर सरकार पर लग रहा वोट चोरी का आरोप। बिहार में विवाद थमा नहीं, बंगाल ने मोर्चा खोल दिया है। यहां तो पूर्ण असहयोग का ऐलान है। ममता बनर्जी ने खुलेआम कह दिया है कि बीजेपी के लोग आएंगे, उनको कागज मत दिखाना, आधार का दामन मत छोड़ना, जबकि सर की प्रक्रिया में पहचान के 11 सबूतों में आधार का नाम है ही नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को बंगाली अस्मिता और गौरव पर प्रहार बताया जा रहा है। बांग्लादेशियों को निकालने वाले कानून को बंगालियों के खिलाफ कहा जा रहा है। ললিপপ সরকারের ললিপপ বাবু, আপনার পরিবারের কতজন কোন কোন রাজ্যে আইপিএস আছে, আইএস আছে, সব নিজের পরিবারকে চারিদিকে কাজে লাগিয়ে আপনি এখন ললিপপ চালাচ্ছেন আমাদের উপরে। আমরা ললিপপ বাচ্চাদের দিই, 18 বছরের নতুন ভোটারদের আমরা ললিপপ দিই না, আমরা অধিকার দিই, গণতান্ত্রিক অধিকার দিই।
তাই মনে রাখুন, আপনাদের জোর জুলুম বাংলা মানছে না, মানবে না। ममता बनर्जी के निशाने पर अधिकारी और चुनाव आयोग है। उनके आरोप भी इन्हीं दोनों पर है। वो भी राहुल गांधी की तरह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी की सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर चुनाव में गड़बड़ी करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से कहा है कि राज्य में चुनाव ड्यूटी करने वाले सभी खाली पद फौरन भरे जाएं, बीएलओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएं। चुनाव आयोग ने राज्य के राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और इस बात पर भी चर्चा हुई है कि अब 1200 वोटर पर एक पोलिंग बूथ बनाया जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर को लेके आतंक फैलाने का कोशिश कर रहा है। जनता को बोल रहा है जो कोई कागज मत दिखाओ, आपका नाम वोटर लिस्ट से बाद हो जाएगा। मतलब उल्टा वोटर लिस्ट से नाम बातिल हो जाए उसका प्रयास कर रहा है। एक्चुअली वो एक जो डर से है, जो वोटर लिस्ट से जो भुआ वोटर का नाम कट जाएगा तब ममता बनर्जी का नाम भी सत्ता से हट जाएगा। और इसी डर से उन्होंने अभी जनता को डराने का कोशिश कर रहा है, कोई कागज मत दिखाओ। अरे जिसका सच्चा कागज है जिसका पास, वो क्यों नहीं दिखाएंगे? सब लोग दिखाएंगे, कोई ममता बनर्जी का बातों में नहीं आएंगे। हाँ, जो भुआ वोटर है, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान है, वो लोग कहाँ से दिखाएंगे? जिसका पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, यही एकदम ठीक है। और जिसका पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। ममता बनर्जी चाहती है कोई डॉक्यूमेंट ना दिखाए, मतलब सब भुआ वोटर हो जाए। जो असली वोटर है उसको भी भुआ वोटर बनाने का साजिश ममता बनर्जी रच रहा है। पश्चिम बंगाल में बाहरी वोटर बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। वहां बांग्लादेशी घुसपैठ पहले से ही गंभीर संकट और सियासी मुद्दा है। बीजेपी ने घुसपैठ के नाम पर दुखती रग को पकड़ लिया है। यह उसके विरोधियों को डिफेंसिव करता है और खुद उसके लिए वोट को पोलराइज भी करता है। इसलिए डेमोग्राफी ऐसा सिक्का है जिसमें चित और पट दोनों बीजेपी की ही है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है। लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है। लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। ममता बनर्जी और बंगाल की राजनीति के लिए आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। जैसे जैसे सर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में उसका विरोध बिहार से ज्यादा मुखर और आक्रामक होगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि ये फ्लेवर बीजेपी को सूट करता है।
बिहार में तो आज गजब हो गया। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां चल गई। मुद्दा बना प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का अपमान। ये घटना कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा के दौरान घटी। दरभंगा में उनकी यात्रा के स्वागत में एक मंच बना था जिस पर काफी भीड़ मौजूद थी। उसी से प्रधानमंत्री का नाम लेकर एक शख्स ने गाली दी थी। गाली देने वाले की पहचान मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के नाम से हुई है। पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रिजवी को अरेस्ट कर लिया है। कोर्ट ने मोहम्मद रिजवी को 14 दिनों के लिए जेल भी भेज दिया है। लेकिन पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। झंडे के बदले लाठियां चलने लगी। सड़क पर भी अपने नेताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ी गई। नीतीश कुमार जी ऐसा काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं, अंदर से लाठी पत्थर रो रहा। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा और इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं। सड़क पर हो रहे लठ युद्ध की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। हाथों में लाठी लिए एक दूसरे पर बरसा रहे ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। दोनों तरफ से कार्यकर्ता सड़क पर इस कदर लाठियां बरसा रहे हैं मानो ये जंग का अखाड़ा हो। हमेशा जुबानी तीर के जरिए एक दूसरे पर हमला करने वाली देश की दो प्रमुख पार्टी के कार्यकर्ता इस बार लाठी लेकर मैदान में उतरे थे। एक हाथ में पार्टी का झंडा था और दूसरे हाथ में लाठी। मतलब ये तय करके ही आए थे कि पटना की सड़क को जंग के अखाड़े में तब्दील कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर दोनों पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आर पार पर उतर आए। दरअसल पटना की सड़क पर हुए इस बवाल के पीछे की कहानी दरभंगा से जुड़ी है। दरभंगा में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में एक शख्स ने पीएम को भरे मंच से गाली दी। पीएम को अपशब्द कहने का ये मुद्दा इतना बढ़ा कि पटना में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। बीजेपी कार्यकर्ता सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस के दफ्तर के बाहर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। पहले तो शांतिपूर्वक नारेबाजी की गई। कुछ ही मिनट के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता उग्र हो गए। यह पूरा अरे सरकार की संलिप्तता से काम हो रहा है। नीतीश कुमार जी ऐसा काम जो करवा रहे हैं ना, ये पूरी तरह गलत है। जो करवा रहे हैं आप देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई। तो देख सकते हैं हम प्रदर्शन करने आए थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईंटा से नहीं डरता, पत्थर भी खाएगा, माथा भी फोड़ाएगा, शहीद हो जाएगा, पर इस माँ के अपमान का बदला लेके रहेगा। तो आप तस्वीर देखिए कि कांग्रेस कार्यालय जो कि सदाकत आश्रम है, वहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अब पहुँच चुके हैं और कार्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। दोनों ओर से जो गुंडागर्दी मवालियों का बिहार इन लोगों ने किया था, आज वही कर रहे हैं। अंदर से लाठी पत्थर रो रहा। हमारे दर्जनों कार्यकर्ता का सर फूटा है। निंदा की जाए वो कम है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं है। सदाकत आश्रम में हो रहे लठ युद्ध की जानकारी मिलते ही दल बल के साथ प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालात ऐसे थे कि लाठियां भांज रहे कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को अलग अलग करने में पुलिस के भी पसीने छूट गए। इंक्वायरी कर लेते हैं और चूंकि कुछ घटनाएं यदि हुई, कुछ टूटे फूटे हैं, तो उसके संबंध में थाना में आवेदन जरूर आएगा, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को लेकर कहे गए अपशब्द पर जहां पटना की सड़कों पर जमकर बवाल हुआ, वहीं इसे लेकर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग भी तेज हो गई। अमित शाह असम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां से शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं
जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी के कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। सदाकत आश्रम में लठ युद्ध शांत होने के कुछ देर बाद ही राहुल गांधी का एक ट्वीट भी सामने आ गया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। पीएम को गाली देने वाले आरोपी मोहम्मद रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस पर सियासी संग्राम जारी है। लट्ठबाजी के बाद अब जुबानी तीर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जहां भाषा को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए, तो वहीं पवन खेड़ा ने आरोपी को बीजेपी का ही एजेंट बता दिया। इस तरीके से गाली गलौज करना, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कतई कोई स्वीकार नहीं कर सकता। भाई किसने की टिप्पणी? इन्हीं के एजेंट घूमते रहते हैं, करते रहते हैं बदमाशी और फिर यही मुद्दा बनाते हैं ताकि यात्रा से ध्यान हटा सके। ये बौखलाए हुए हैं हमारी इस यात्रा से। इनकी चोरी पकड़ी गई है इसलिए बौखलाए हुए हैं। कौन है जो गिरफ्तार हुआ है, किसका आदमी है, किसने करवाया उससे पता लगाइए। ये क्या बदतमीजी कर रखी है, गुंडागर्दी कर रखी है सदाकत आश्रम पे। जनता सब देख रही है, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां कांग्रेस आरजेडी पर सवाल उठाए, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की और सोनिया गांधी पर बीजेपी के पुराने बयान पर माफी मांगने की नसीहत दे डाली। कांग्रेस और आरजेडी के मंच से बिहार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र और अशिष्ट नारे लगाए गए हैं, अत्यंत निंदनीय और राजनीति के गिरते हुए अमर्यादित चरित्र को दर्शाता है। हम इसकी निंदा करते हैं। खुद वो स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को गए हुए वहां से बहुत देर हो गई थी। कोई जिम्मेदार नेता भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि आयोजक भी वहाँ नहीं बचा था। मोहल्ले के बच्चों ने, कहा जा रहा नाबालिग थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं और आयोजक ने माफी भी मांग ली। बहरहाल बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के बीच पीएम को अब शब्द कहने पर ऐसा सियासी तूफान खड़ा हुआ है जो पूरे चुनाव तक तो जारी रहेगा। गाली का ये मुद्दा अब पूरे चुनाव में छाया रहेगा। सवाल ये है कि पीएम को गाली देकर क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? दूसरा ये कि क्या पीएम की मां को गाली देना बिहार के चुनाव में भावनात्मक मुद्दा बनेगा? क्या मोदी अपने भाषणों में गाली को मुद्दा बनाएंगे? इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में सड़क संग्राम और बढ़ेगा। ये बात इसलिए कि चौकीदार चोर है का नारा कांग्रेस के लिए ही उल्टा साबित हुआ था। सवाल तो कई हैं। देखना होगा कि बीजेपी को चुनाव में इसका कितना माइलेज मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और खबरों की खबर के आखिर में आइए बात कर लेते हैं आज के विचार की। हमारे सेगमेंट आज कहे सो आज कर। लड़ाई से एक पक्ष जीतता है और एक हारता है। क्षमा से दोनों तरफ जीत प्राप्त होती है। दुश्मन नहीं बल्कि दुश्मनी खत्म हो जाती है। सुखी जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है क्षमा। इसी नोट के साथ आज खबरों की खबर मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।